आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का श्रीनगर दौरा, आला सतह मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। कटरा रोपवे मंसूबा मामला, मंसूबे के खिलाफ छठे दिन भी एहतजाज रहा जारी। एहतजाज में मजीद 48 घंटों की तौसीक। किसान तंजीमों का पंजाब बंद कॉल का रहा असर, सैकड़ों ट्रेनें मनसूख, आम जिंदगी मुतासिर। जम्मू में भी कई ट्रेनें ताखिर का हुई शिकार। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर, जम्मू में धुंध की वजह से ट्रेनें ताखिर का शिकार। जम्मू कश्मीर में नए साल की तकरीबात भी मनसूख। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामन से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर एक लाश जो है वो मिली है। रामन से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डिगडोल में एक शख्स की लाश जो है वो बरामद की गई है। और चंद रोज कबल जो हादसा है, जराये के मुताबिक जो बताया जा रहा है, और गहरी खाई में जो गाड़ी थी वो घिरी और फिलहाल एक शख्स की लाश जो है वो मिली है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ई डिगडोल रामबन के मकाम पर एक महिंद्रा थार गाड़ी सड़क हादसे में एक शख्स जाँ भाग हो गया, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल क्यूआरटी रामबन की जानिब से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि मकामी राहगीर ने इस हादसे की इत्तला दी। हादसा कब हुआ इस बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जबकि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस वक्त भी जारी है। एक शख्स की लाश वहां से बरामद की जाती है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करेंगे, वहां पे डिगडोल रामबन के मकाम पर एक महिंद्रा गाड़ी जो है देखने को मिलती है, जहां पर एक राहगीर की तरफ से इत्तला दी जाती है। उसके बाद पूरी टीमें वहां पर पहुंची हैं और फिलहाल इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर जिस शख्स की लाश मिली है उसके पास से एक डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है, आधार कार्ड भी वहां से बरामद हुआ है, जो आपको दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगाया जा रहा है। और ये हादसा कब हुआ है इस हवाले से अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस वक्त बचाव कार्रवाई जो है वो जारी है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज SKICC में एक अहम जायजा इजलास की सदारत की। जराये के मुताबिक इजलास में आला इंतजामिया, पुलिस और फौजी हुकाम के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू, होम सेक्रेटरी पुलिस, डायरेक्टर जनरल नरेंद्र प्रभात, फौज के 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जायजा मीटिंग में मौजूदा मौसमी सूरत हाल और आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी और दीगर जरूरी खिदमात को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। जराये का मजीद कहना है कि मीटिंग में दरअंदाजी की कोशिशों का मुकाबला करने और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इंसार दहशतगर्दी के कार्रवाई को मजबूत बनाने की हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया गया। कटरा रोपवे मंसूबे मामले पर आज बंद कॉल का छठा और आखिरी दिन था। बंद कॉल की वजह से इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर रहने के साथ साथ मकामी ट्रांसपोर्ट भी लगातार आज दिन मुअत्तल रहा। और जहां पर एहतजाज में कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब मुजाहिरीन ने कटरा के बाजारों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मकामी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जो अभी भी बंद है। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और कटरा के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। इस एहतजाज की वजह से मुल्क भर में आने वाले अकीदतमंदों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और आज पूरे दिन एहतजाज रहा और एहतजाज में मजीद 48 घंटों की तौसी जो है वो दी गई है। कुछ नहीं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को सब चीज़ों का संज्ञान है, इस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं और जो भी फैसला लिया जाएगा आप सबको बता दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर्स की टीम वहाँ डिप्लॉयड है। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें ज़्यादा इसकी चिंता है। हम
बीएमओ से रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन फीडबैक ले रही है कि इनके हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि बच्चे जल्द से जल्द, अब ये इनकी एक डिमांड है। हालत खराब हुई थी, आधा घंटा तक एम्बुलेंस नहीं आई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम खुद वहाँ पर सबूत है, हमने खुद दिन में 3, सुन लीजिए, ऐसा है, बहुत लोग हैं एडमेंट हैं कि हम नहीं अस्पताल जाएंगे, फिर भी डॉक्टर, आपको पता है कुछ टेस्ट अस्पताल में जाके ही होते हैं। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। मुझे फीडबैक आ रहा है, हम एक छोटा पैरामीटर। आज गुलमर्ग में एमएलए फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग में जल शक्ति महकमे के अफसरान के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया और गुलमर्ग हलके में बर्फबारी के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। बाद में उन्होंने पीडीडी, पीएचई, आरएनबी, मैकेनिकल और सेहत के अफसरान के साथ भी इजलास मुनक्किद किया और अवामी सहूलियातों की फरहमी के लिए हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया के काम की तारीफ की और आवाम से ताउन की अपील की ताकि मसाइल जल्द हल हो सके। हमारे इलाके की जीनत है बर्फ़ विंटर में, और हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है बर्फ़। वी नो द प्रॉब्लम्स। देखिए, बर्फ़ में ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको मालूम है माइनस टेम्परेचर था। हमारे जो हेड है यहाँ पीएचई का, वहाँ पानी जो है जम गया था, फ्रॉस्ट लगा था, और पिछले 1 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट। जो भी इनसे हो सका ये कर रहे हैं। बाकी एक बात है, मैं ये कहूँगा कि चाहे आप मान लें या न माने, आप मनी ईयर्स फर्स्ट टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिव। सोच के रखें कि जब भी स्नोफॉल होती है इमीडिएट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। जैसे स्नो क्लियरेंस, जैसे जो है मैं ये कहूँगा पीडीडी जो है पावर सप्लाई का रेस्टोरेशन, वाटर सप्लाई का रेस्टोरेशन, जो इनर लिंक्स हैं हमारे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 में होते हैं रोड, जो मैकेनिकल हम मशीन से करते हैं। फिर इनर लिंक्स जो है आरएनबी डिपार्टमेंट करता है। आरएनबी को प्रॉब्लम है, कुछ कंट्रैक्टर्स यहाँ लो रेट्स पर लिए हैं कंट्रैक्ट, दे आर नॉट डूइंग द जॉब, बट गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। मैंने इनको हिदायत दी है, एक्शन उनको जो भी होगा उनके खिलाफ एक्शन ले लो। दे कैन नॉट बी अलाउड टू जोक विद द गवर्नमेंट। जो भी अफसर काम नहीं करेगा, मैंने आपको कहा है कि एटलीस्ट आई विल नॉट अलो हिम टू बी इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। लिहाजा अफसर काम कर रहे हैं, वी शुड बैक एंड सपोर्ट देम। और आपको भी नज़र रहती है फील्ड में, आप मुझे बता दें जहाँ भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज आस्क कि ये प्रॉब्लम है। मेंबर कानून साज असेंबली शोपियां शबीर कुल्ले ने कहा कि जिला में सबसे ज्यादा सड़कों को साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि शोपियां जिले के लिए एक अलग मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि इस जिले को बर्फबारी के दौरान शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। देखिए ना, हमने दो जो हेडक्वार्टर रखे, एक तो म्यूनिसिपलिटी में हमने रखा, एक जो आप भी देखा होगा, दूसरा हमने अब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल में, सब कुछ वही रहेगा। जो आज की जो कोई कमियां रही है वो ठीक हो जाएगी, और करने की ज़रूरत है। एसीज लगाए हैं, अभी जो हीटिंग सिस्टम है वो, देखिए हीटिंग सिस्टम यहाँ है लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। किसी ने पूछा नहीं आज तक, जिसने ये लगाया है सेंट्रल हीटिंग में, उसकी जिम्मेवारी है। हम जब गए तो कहते हैं कि कल परसों, लेकिन हमने कहा जब तक वो सिस्टम हम ठीक करें तब तक हमने लगवाए वहाँ एसी, हर जगह एसी लगाए हैं। और इंशाल्लाह हाँ कमियाँ है, मैंने कहा ना, अभी जो 40 साल का जो दर्द है वो एक महीने में 2 महीने में नहीं ठीक हो जाएगा। और इंशाल्लाह अब अगर आज आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप पाओगे बहुत फ़र्क। मैंने कहा डिफरेंस तो लगेगी आपको जब आप जाएंगे, आप भी खुद भी जाइए, डिफरेंस तो लगेगी इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता हम आए हैं, हमारी जिम्मेवारी। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पार्टी ऑफिस अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट, अवतार सिंह तराली, एजाज अहमद शाह और दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी की जानिब से बूथ सदर को मुंतखब किया गया ताकि उन्हें पार्टी के अंदर जिम्मेदारी दी जाए। इस मौके पर कहा गया कि ये कदम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने में हुकूमत नाकाम हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से तातील न रखना एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि मुल्क एक कानून से चलता है और हर एक लीडर को एक ही पैमाने पर तोला जाना चाहिए।
कश्मीर में ये प्रोग्राम है, हमारी पार्टी की इलेक्शन चल रहा है। बूथ लेवल से कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी चेंज होने वाला है। आगे पार्टी को मर्जी है क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे। आज हमारी पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ बारसू में ऑफिस है, यहाँ हमने सबों को बुलाया, बूथ प्रेसिडेंटों को बुलाया, जिनको हमने नॉमिनेट किया, एक्टिव मेंबर को बुलाया जिन्होंने हमको यहाँ पर नॉमिनेट किया। इस मीटिंग में आज जो स्टेट का स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब है, जो इलेक्शन का ARO है रईस अहमद डार साहब है, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हजरात जितने भी थे, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स यहाँ पर थे। आज ये हमने नॉमिनेट किया बूथ प्रेसिडेंट्स, एक्टिव मेंबर्स। भारतीय जनता पार्टी की रवायत रही है, जब भी वो चुनता है, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, डोल बाजे के साथ हमेशा हम इन लोगों को चुनते हैं। और आज जो आपने यहाँ फंक्शन देखी वही था कि जो इलेक्शन प्रोसेस आज चल रही है, फर्स्ट जो फेज था बूथ प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करना, वो आज हमने यहाँ इलेक्ट कर दिया। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर। रामबन की तहसील राजगढ़ के दूरदराज इलाके खेतवाड़ में करंट लगने से 35 साला खातून शाइना बेगम जोजा गुलाम नबी की मौत वाक़या हुई। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों मौसम खराब होने के सबब बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, जिसे कल शाम बहाल किया गया और खातून मोबाइल फोन चार्ज लगाने गई, जहां करंट लगने से वो लुकमा अजल हो गई। तिबी लवाज़मात मुकम्मल करने के लिए लाश को जिला अस्पताल रामबन लाया गया और जहां पर तिबी लवाज़मात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात के लिए लौहकीन के हवाले कर दिया गया। कल शाम को 8 बजे का वाक़या हुआ। पहले वहाँ 2-3 दिन मौसम ख़राब था और लाइट नहीं थी वहाँ पर। हम रहते हैं टाप, उधर कमेत एरिया, टाप कुथूड़ गांव का नाम है। तो 2-3 दिन से लाइट नहीं थी, तो कल शाम को लाइट आई। पहले सिंगल लाइट आई वहाँ, तो फिर जब 3-4 मिनट सिंगल लाइट आई तो फिर एकदम फुल लाइट आई। तो मतलब जैसे क्या हुआ कि जैसे जलजला नहीं होता है, बस उस हिसाब से लाइट आएगी। पूरी तारें हिलने लगी और तो मतलब तारें शारे बल्ब शल्ब सड़ गए। पूरे घरों में नुकसान हुआ। मतलब तेरी बहन है जिसकी ये डेथ हुई। तो तक फ़ोन करके वहाँ से कि इधर लड़के को करंट लग गई, तो अभी वो फिलहाल बेहोश है। तो हम वहाँ पर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर पुलविंदर सिंह ने शोपियां का दौरा किया और सिंधु शर्माल शोपियां में तमाम अहदेदारों और दीगर अफसरान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शोपियां के नौजवानों के लिए बहुत सी स्कीमें हैं जो रोजगार पैदा करने के लिए अपनी डेयरी यूनिट कायम करके हासिल कर सकते हैं। HADP के तहत महकमे में बहुत सी स्कीमें हैं जिनके तहत नौजवान रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शोपियां मवेशी पालने से मुतालिक तमाम शोबों में बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस वक्त बहुत से यूनिट चल रहे हैं जो दूध की पैदावार बढ़ा रहे हैं। अहदाफ को हासिल करने के लिए काफ़ी मिकदार में दूध तैयार कर रहे हैं। जब से मैंने चार्ज रिज्यूम किया है यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट का किया मैंने, मतलब टूर लगाया वहाँ पे। HADP की स्कीम चल रही हमारी, तो इनका रिव्यू यहाँ पे था। बाकी उसी के लिए मैं आया था। और हमारी चीफ साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे लगता है कि 31 मार्च आते आते ये अपने टारगेट जो हैं वो पूरे अचीव कर लेंगे। एक्चुअली पोल्ट्री में बहुत स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि हमारी स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही है पोल्ट्री की, जिससे हम काफ़ी से चूज़े हों या ब्रॉयलर, ये हमारी जो नेबरिंग स्टेट। पिछले 1 साल से ई ऑटो रिक्शाओं की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ड्राइवरों के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो गए हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने मुतालबा किया है कि फ़ी स्टेशन कम अज़ कम 30 रुपये मुख्तस किए जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास ई रिक्शा के लिए कोई तस्लीम शुदा स्टेशन नहीं था। ताहम ERTO डोडा ने कहा कि वो तमाम मसाइल पर उनके साथ बातचीत करेंगे और इसी खुश असलूबी से हल किया जाएगा।
हमारी ये सबसे बड़ी परेशानी है, अगर इन्होंने तेल वाले ऑटो को कम से कम 39 रुपये स्टॉप रखा है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक ऑटो है कम से कम इसको भी 30 रुपये स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल वाला ऑटो ख़राब हो जाता है उसका इंजन भी सीज हो जाता है, 15 से 20 से 25 हज़ार रुपये उसका टोटल खर्चा जो आता है। अगर हमारी बैटरी डेड हो जाती है तो आज की डेट में लाख से 1.5 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। अगर हमें 3 या 4 साल के बाद वही बैटरी ख़राब हो जाती है तो उस समय में वो 2.5 से 3 लाख रुपए की हो जाती है। तो हम डीसी साहब से बहुत दिल की गहरी उम्मीदों से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेट जो है बदला जाए, और जो हमारा लारी अड्डा है हमें आते ही 25 रुपये देना पड़ता है, जबकि हमारी गाड़ी से कोई भी पोल्यूशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो हमसे 25 रुपये अड्डा लिया जाता है। हमें कहीं भी स्टैंड नहीं है, हम जहां भी गाड़ी खड़ी करते हैं वहां पे पुलिस वाला आके फ़ोटो उठा लेता है, अब जो आपका चालान हो जाएगा, ट्रैफिक वाला आके फ़ोटो उठा लेता है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एक तो हमें अड्डा दिया जाए कि हमें जो है जेन्युइन स्टाफ दिया जाए। एक तो पहली बात तो ये हमारे पास अड्डा जो लिया जा रहा है 30 रुपये पर डेज हमारे साथ लिया जा रहा है अड्डा। ये पर्ची हमारे पास है, 25 से 30 रुपये लेते हैं। ये किस चीज़ का दिया जाता है? अड्डा दिया जाता है कि आप गाड़ी कहीं भी खड़ी कर सकते हो, वहाँ पर सवारी जो है वो उठा सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो वालों को कहीं भी जो है पर्ची कहीं भी जो है खड़ा रहने नहीं दिया जाता। एक स्टैंड ओपीडी के पास है, तेल वाले हमें वहाँ पर टिकने नहीं देते। दूसरा स्टैंड यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड पर है, वहाँ पर भी हमें तेल वाले रहने नहीं देते। तीसरा स्टैंड यहाँ पर है, वहाँ पर भी हमें तेल वाले रहने ही नहीं देते, सवारी नहीं उठाने देते। तो अगर ये हमारे से स्टैंड ले रहे हैं तो ये किस बात का स्टैंड है? हमें यहाँ तो हमारा अड्डा बंद किया जाए, अगर अड्डा ले रहे हैं तो एक तो हमें स्टैंड दे दिया जाए, दूसरा कम से कम हमारा जो स्टाफ है वो 30 रुपये सिटी के अंदर कर दिया जाए। यही हमारी मांग है आरटीओ के साथ। इस मांग को आज हम सिर्फ रिक्वेस्ट लेकर यहाँ पर पूरे ऑटो वाले आए। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती, ये दो मसले हमारे हल नहीं होते, एक तो रेट, दूसरा स्टैंड, यहाँ तो तीसरा अड्डा, तो उसके बाद हम जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लाके खड़ी कर देंगे डीसी ऑफिस के बाहर। ये काफ़ी दिनों से काफ़ी कंप्लेन आ रही थी कि जो ई रिक्शा वाले हैं ये ओवर चार्जिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स कोई मेल के द्वारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती थी कि इनको चेक करो। उसी बेसिस में हमने इनका एक किराए के लिए बोला था कि इस तरह से आप ₹10 पर किलोमीटर ले लो, ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नए तामीर शुदा वाइल पुल के अप्रोच रोड में मामूली दरारें पाए जाने के बाद आरएनबी महकमे ने आवाम को यकीन दिलाया है कि वाइल पुल महफूज है। अहदेदारों ने वाज़िया किया है कि इन दरारों से पुल के ढांचे की सलामती को कोई फौरी खतरा नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग और एईई की सरबराही में आरएनबी डिवीजन गांदरबल की एक टीम ने आज सुबह पुल का मुआयना किया और पुल के ढांचे का नोटिस लिया। एक्जन आरएनबी डिवीजन गांदरबल ताहिर अहमद ने कहा कि महकमा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और अप्रोच रोड की जरूरी मरम्मत करने के अमल में है और पुल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए महफूज है। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था सितंबर में, अगर ऑन टाइम उन्होंने इसकी मरम्मत की होती है, आज के डेट में आपको क्रैक और पार देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल डिपार्टमेंट की लापरवाही, इन्होंने बिल्कुल इसकी तरह तवज्जो नहीं दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरह तवज्जो दिया है। तो कल मैं मजबूर हो गया था कि मुझे पता है कि अगर ऐसे ही इसको रखेंगे, अगर इस पर कोई मरम्मत नहीं हो जाएगी, आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा दरार जो हो गया पूरा आर पार दोनों साइड से पूरा नीचे तक दरार हो गया है इसको, लेकिन उसको मरम्मत करने की जरूरत है। हाँ, स्टील ब्रिज तो सेफ है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डैमेज वो नहीं हुआ है। खाली जो अप्रोच रोड है इसकी हाइट बहुत काफी है, नया ही बना है, इसमें फिलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये बिल्कुल इसमें डैमेज है, लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। और जो इसमें जो बीच रोड में जो झटका लगता है, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान है। वायरल हुआ था, मैंने तो देखा नहीं कौन सा वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन आपकी वसादत से कुछ कॉल्स आई थी, तो फिर मैंने अपने एडमिन से भी पूछा। ये क्रैक नहीं है जो कुछ आप लोगों ने या कुछ शायद रिपोर्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्रैक तो नहीं है, वैसे गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारी नॉलेज में इससे पहले भी था, ये आज की बात है, इसको काफी टाइम हो गया। ब्रिज, जहां तक ब्रिज का ताल्लुक है, ब्रिज 110 मीटर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रही गुलिस्तान न्यूज के साथ।